हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पॉइजन्स रूल कंप्लीट किया था, राइट? और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटिस एनर्जी, राइट? इसलिए पहले लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन देखते हैं। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। कुछ नहीं चमका हुआ। चलिए पहले ये लाइन लिख लेते हैं, फिर समझने का ट्राई करते हैं। चलिए लिखिए इसका स्टेटमेंट। Lattice energy is amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent गैसियस आयन। मतलब 1 मोल आयनिक सॉलिड फॉर्म होगा, 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। कहां से फॉर्म होना चाहिए? तो गैसियस आयन से फॉर्म होना चाहिए, राइट? चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपाउंड है ए बी सॉलिड, इसको फॉर्म करना है। ये 1 मोल आयनिक सॉलिड फॉर्म करना है, राइट? कहां से फॉर्म करना है भाई? तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। तो चलिए मान लीजिए इसका आयन क्या है, पहले इसको आयन से ब्रेक करेंगे। चलिए मान लेते हैं ये ब्रेक होता है ए प्लस और बी माइनस में, राइट? तो चलिए ये ब्रेक हो रहा है ए प्लस और बी माइनस में। ए प्लस भी गैसियस आयन होना चाहिए, बी माइनस भी गैसियस आयन होना चाहिए। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन है, राइट? ये गैसियस आयन मिलके ये आयनिक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये जो 1 मोल आयनिक सॉलिड फॉर्म होगा, इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगा, इस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखो यार, अगर मान लीजिए कि इसमें 10 जूल, जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, तो इस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कितना हो जाएगा? 10 जूल। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर ये रिलीज्ड एनर्जी है तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस एनर्जी नेगेटिव होगा, और यहाँ से 10 जूल एनर्जी रिलीज होगा, तो लैटिस एनर्जी कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा इस केस में। क्लियर है? अब समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ से एनर्जी रिलीज क्यों होता है भाई। अब यहाँ पे समझे आप, आपके पास ये ए प्लस है, बी माइनस है, राइट? अब देखो यार, इस पे मान लेते हैं चलो प्लस Q1 चार्ज था, इस पे माइनस Q2 चार्ज है, राइट? और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अभी पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। मान लीजिए दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, पहले ए प्लस है और ये बी माइनस है। ए प्लस बी माइनस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, राइट? अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दो चार्ज, एक चार्ज प्लस Q1 है, दूसरा चार्ज माइनस Q2 है, उनके बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी है। आप इनका पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R, याद है? सिंस यहाँ पे R का वैल्यू इन्फिनिटी है, R इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1Q2/R। सिंस यहाँ पे R इन्फिनिटी है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे समझिए, अभी इन्फिनिटी डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 था, अभी जैसे जैसे आएंगे, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस पास में आएंगे, तो पास में आने से अट्रैक्शन क्या होगा? प्लस एंड माइनस में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्लस और माइनस पास में आएंगे, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। तो अब एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऑलरेडी एनर्जी 0 है, और जैसे ही प्लस माइनस पास में आ रहे हैं, क्या हो रहा है? एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए एनर्जी डिक्रीज होगा, तो ये एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? आप खुद से बता सकते हैं यार, ये एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। अब चलिए मान लीजिए कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस R है, लेट्स से प्लस Q1 माइनस Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर R आ चुका है, तो यहाँ पे बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी K टाइम्स प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन R। इनिशियल एनर्जी 0, जैसे बॉन्ड बना, फाइनल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के Q1 Q2 बाई आर। तो कितने का एनर्जी चेंज हुआ आप देख सकते हैं। एनर्जी चेंज पहले 0 है, फाइनल एनर्जी इतना है। तो एनर्जी चेंज या फिर लैटिस एनर्जी विल बी, ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा? फाइनली इतना एनर्जी है, इनिशियली इतना एनर्जी है। देसी में समझो यार, पहले आपके पास 10 रुपए थे, अभी आपके पास 5 रुपए हो गए। कितना रुपए डोनेट किया आपने? 10 पहले थे, अभी 5 हो गए। क्या किया आपने? 5 रुपीज डोनेट किया आपने। 10 थे, अभी 2 रुपए बचे। कितना डोनेट किया? आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 - 8 फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज हुआ है? तो लैटिस एनर्जी विल बी, जस्ट इनका चेंज फाइंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाई आर। क्लियर है? तो अपने को यहाँ से समझना क्या है कि यार ये जो लैटिस एनर्जी है ये Q1 और Q2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स बस एक चीज समझिए आप कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q प्लस मीन्स चार्ज ऑन कैटायन and it is directly proportional to charge on anion and this is inversely proportional to distance between cation and anion। ये फैक्टर आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो कभी भी अगर आपको लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है तो आप यही फॉर्मूला, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन आयन। ये फॉर्मूला आप यूज करें। ठीक, चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, कंपेयर लैटिस एनर्जी। फर्स्ट LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम सीजियम क्लोराइड। Na2O, MgO and Al2O3, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्सियम, चलिए पे ट्राई करिए। आपको क्या करना है? लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है। Mg2N3 and Al2O3। आपको पता है यार कि लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन एंड नेक्स्ट थिंग डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्लियर है? चलिए कंपेयर करिए। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर आपको सॉल्व करके बताऊं तो यहाँ पे कैटायन और एनायन पे चार्ज Li+1 Cl-1, Na+1 Cl-1, K+1 +1 -1 +1 -1। कैटायन और एनायन पे चार्ज सेम है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस देखूंगा। लिथियम, क्लोरीन का साइज सेम है, तो यहाँ पे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था यार, आप ये सॉल्व कर सकते हो, राइट? ऐसे सेकेंड प्रॉब्लम अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए बस चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन देखिए, टोटल नहीं, सिर्फ यहाँ पे कैटायन है Na+, एनायन है O पे 2-, यहाँ पे कैटायन है Mg2+, O पे 2-, यहाँ पे Al3+ एंड O पे 2-।
आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। एनायन सब में सेम है, ऑक्साइड आयन O पे 2 माइनस O पे 2 माइनस O पे 2 माइनस। एनायन तो सेम है, लेकिन अगर मैं केटायन की बात करूं तो Na पे +1, Mg पे 2 प्लस, Al पे 3 प्लस, मीन्स यार केटायन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर केटायन पे चार्ज इंक्रीज होगा तो फिर लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर है? थर्ड थिंग देखिए, ये तो आप इजीली कर सकते हो, बेरिलियम ऑक्साइड MgO फिर से चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन सेम है। ऑक्साइड एंड एनायन तो सेम है, लेकिन केटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? यहां पे देखा जाए फोर्थ, अगर ब्रेक किया जाए तो Al3 प्लस F माइनस, Al3 प्लस केटायन, एनायन यहाँ पे Cl पे माइनस है, Al पे 3 प्लस और Br पे माइनस। तो केटायन और एनायन पे चार्ज तो सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए साइज, एल्यूमिनियम फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस, एल्यूमिनियम क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस एंड एल्यूमिनियम ब्रोमीन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा। क्लियर है? यहां तक तो बहुत ही सिंपल था। फिफ्थ प्रॉब्लम अगर देखा जाए, Na पे +1 पॉजिटिव है, F पे माइनस, Mg2 प्लस, O पे 2 माइनस। तो यहाँ पे यार चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन Q1 इंटू Q2 प्लस 2 इंटू -2, मीन्स यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है Q1 इंटू Q2 का वैल्यू। आपको पता है लैटिस एनर्जी में Q1 Q2 बाई R होता है, राइट? तो Q1 इंटू Q2 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 1 इंटू 1 1। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे केटायन और एनायन पे चार्ज ज्यादा है, इसलिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है? लास्ट वाला प्रॉब्लम सोचिए आप, यहां पे इसलिए मैं लास्ट वाला प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। Mg2N3 को अगर ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे Mg पे +2 और N पे 3 माइनस। क्लियर है? और Al2O3 को ब्रेक किया जाए, अच्छा Mg3N2, सॉरी ये Mg3N2 होगा, ठीक ना? माय मिस्टेक, Mg3N2 होगा ये। आपको पता है ना Mg पे +2 चार्ज है, N पे -3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। Al2O3 एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होगा, O पे 2 माइनस है, राइट? यार यहाँ पे एनायन पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे केटायन पे चार्ज ज्यादा है, तो अगर मैं Q1 इंटू Q2 का वैल्यू देखूं तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q1 Q2 तो सेम हो गया यार। क्लियर है? मीन्स Q1 इंटू Q2 से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अब डिस्टेंस पे आते हैं यार, अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो साइज ऑफ Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस में किसका साइज ज्यादा होगा? Mg2 प्लस का साइज ज्यादा होगा। N3 माइनस एंड O2 माइनस में किसका साइज ज्यादा होगा? आपको पता है N3 माइनस का साइज ज्यादा है, मीन्स मैग्नीशियम 2 प्लस का भी साइज ज्यादा है, N3 माइनस का भी साइज ज्यादा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो अगर इनका साइज ज्यादा है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मीन्स टोटल डिस्टेंस Mg2N3 का ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोलूं R Mg3N2 का ज्यादा होगा Al2O3 से, ये समझ में आया? क्योंकि Mg2 प्लस का भी साइज ज्यादा है और N3 माइनस का भी, केटायन का भी साइज ज्यादा है और एनायन का भी साइज ज्यादा है, तो दोनों का ही अगर साइज ज्यादा है तो डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगा, इसीलिए Al2O3 का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगर आप ये लैटिस एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक ना? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हेडिंग जी मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यार, कोई भी केटायन और एनायन है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर A प्लस B माइनस, ये अगर AB में बन रहा है तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, राइट? लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये जब A प्लस और B माइनस से AB बनेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ये तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं रिवर्स में सोचता हूं, रिवर्स में मीन्स AB को ब्रेक करना है A प्लस और B माइनस में,
रिवर्स में सोचिए, ए बी सॉलिड है, इसको ब्रेक करना है ए प्लस और बी माइनस में, कैटायन और एनायन में ब्रेक करना है। अब यार ए प्लस और बी माइनस से अगर मैं ए बी बनाऊंगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो अगर ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। पॉइंट समझ में आया? मान लीजिए कि अगर ए प्लस और बी माइनस से ए बी बनाना है तो 10 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ए बी को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 10 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जितना एनर्जी रिलीज होगा, ब्रेक करने के लिए भी उतना ही ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगा। ये पॉइंट समझ में आया? अब देखो यार, किसी भी कंपाउंड का अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, राइट, मतलब फॉर्म होने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? अगर ब्रेक करना है तो जितना लैटिस एनर्जी था उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं ब्रेक करना मीन्स जस्ट आयंस में ब्रेक करना, मीन्स इसको मेल्ट करना। जैसे NaCl है, आप हीट करोगे मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा मीन्स उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे। Na प्लस इधर, Cl माइनस इधर भाग गया तो ये ब्रेक हो गया। NaCl साथ में है तब तक ये सॉलिड है, हीट किया आपने, हीट किया और आपने देखा होगा कि कोई भी सॉलिड है हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लिक्विड को हीट करोगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड में ये होता है, अगर आयनिक कंपाउंड को हीट करोगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर ये आयंस में ब्रेक होंगे तो सिंपल सी बात है यार, जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा मीन्स आपको ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है जिस टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो जाए। एकदम देसी में समझ में आ रहा है? मैं यहां से बोल सकता हूं यार कि मेल्टिंग पॉइंट is directly proportional to lattice energy and this is proportional to Q plus into Q minus upon R। देखिए ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, कब यूज करेंगे, तो फॉर मोनो एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक एनायन में ब्रेक हीट करोगे तो ब्रेक होगा, वहां पे हम फजान्स रूल से यूज करते हैं, राइट। इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम है कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन है कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, जिंक फ्लोराइड, जिंक क्लोराइड, SnF2, स्टैनस फ्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, SnCl2, MgF2, AlF3, CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, 6 AlF3, AlCl3, AlBr3। इसलिए आप ये बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर देखिए हम इनको, ये मैंने 6 प्रॉब्लम दी है, सब में देखेंगे जो भी आयंस हैं ये सब मोनो एटॉमिक आयंस हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ZnF2 है तो यहाँ पे एनायन क्या है, F माइनस है, भले ही 2F माइनस है लेकिन 1F माइनस में एक ही एटम है, इसीलिए इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक एनायन। क्लियर है? अब यार देखो ये मोनो एटॉमिक एनायन है, अब इनमें अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है या फिर आपको मेल्टिंग पॉइंट की जगह पे अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी भी दे दिया
तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कंपेयर करना है तो जस्ट आप लैटिस एनर्जी कंपेयर करें। लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। चलिए कंपेयर करिए। चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्लियर है? यहाँ भी चार्ज तो दोनों पे सेम ही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यहाँ भी लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। Mg पे 2+, Al पे 3+। यहाँ पे केटाइन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सॉरी मैंने गलत लिखा, केटाइन पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, केटाइन पे चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा तो फिर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहाँ पे साइज इंक्रीजेज, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीजेज। क्लियर है क्या? तो यार आपको थर्मल स्टेबिलिटी या फिर मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो। देखिए आप पॉलीएटॉमिक एनायन है या फिर मोनोएटॉमिक एनायन है। पॉलीएटॉमिक एनायन है तो आप फिर फजान्स रूल से कंपेयर करने वाले हैं। मोनोएटॉमिक एनायन है फिर आप लैटिस एनर्जी से कंपेयर करने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन यार प्रॉब्लम तब आएगा जब कुछ कंपाउंड में, जब कुछ ट्रेंड है जिनमें दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक, मतलब यार आपको पता है कि लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आपको पता है नहीं कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन कुछ केसेस में थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं इन दोनों से, तो ऑर्डर कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है। तो वो ऑर्डर कौन कौन से हैं, कितने कंपाउंड में है, मैं आपको एक बार लिस्ट दे देता हूँ, आप इनको थोड़ा लर्न करने का ट्राई करिए। ये सब तो आप थ्योरी से निकाल सकते हो, राइट? समझ के निकाल सकते हो, लेकिन कुछ 5-6 एग्जाम्पल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। एक्सेप्शन इन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एक्सेप्शन है, आप इनको लर्न कर लीजिए। लैटिस एनर्जी तो आप कंपेयर कर सकते हो, राइट? लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में 5-6 एक्सेप्शन है। चलिए मैं ये लिस्ट दे देता हूं आपको। फर्स्ट इज NaCl, KCl, RbCl, CHCl, LiCl। ठीक, अब प्रैक्टिकली ये देखना होना यह चाहिए था, अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि कंपेयर लैटिस एनर्जी, ध्यान से सुनना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें अगर पूछे कि कंपेयर लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी वही चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन एनायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सिंस इसका साइज सबसे कम है लिथियम का, तो लिथियम का साइज सबसे कम है तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लिथियम क्लोराइड नंबर 1 पे होना चाहिए। अगर लैटिस एनर्जी पूछे तब तो ऑर्डर यही होगा जो मैंने यहां से यहां तक लिखा है। लेकिन होता क्या है कि लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। लिथियम क्लोराइड में क्या होता है कि लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। मीन्स इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ही कम होता है, आयनिक कैरेक्टर कम है, इन सब में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसीलिए आयनिक कैरेक्टर कम होने के कारण, आयनिक कैरेक्टर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पीछे आ जाता है। तो यार आपको डाउट आएगा कि लिथियम क्लोराइड कहाँ पे आएगा, ठीक ना? अब आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये वैल्यू आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये लर्न कर लीजिए। फर्स्ट लिथियम क्लोराइड में लिथियम क्लोराइड का सबसे कम होता है, फिर सेकेंड आते हैं MgO, फिर ब्रोमाइड के लिए भी सेम है, ठीक? ये भी यहां पे लिख देता हूं, सेम फॉर ब्रोमाइड। मतलब सोडियम ब्रोमाइड सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम ब्रोमाइड, फिर रुबिडियम ब्रोमाइड, फिर सीजियम ब्रोमाइड, लास्ट में आएगा लिथियम ब्रोमाइड, ठीक? से फिर अब फ्लोराइड के लिए बात कर लेते हैं। फ्लोराइड के लिए सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, फिर नंबर आएगा लिथियम फ्लोराइड, फिर नंबर आएगा रुबिडियम फ्लोराइड, लास्ट में नंबर आएगा सीजियम फ्लोराइड। थर्ड आयोडाइड में पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड,
रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड और लिथियम आयोडाइड। ठीक, तो आप मतलब कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अल्कली मेटल के मैंने चारों दे दिए। देखो यार फ्लोराइड में क्या होता है कि सिर्फ लिथियम फ्लोराइड, मतलब बाकी सब सेम होना चाहिए। आइडियली अगर आप नॉर्मल दिमाग लगाते हैं ना तो आपका आंसर आना चाहिए था लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। लेकिन बस लिथियम फ्लोराइड में थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इस नंबर पे आता है, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शन में लिखा है। क्लोराइड एंड ब्रोमाइड में लिथियम क्लोराइड भाई साहब एकदम ही पीछे चले गए, फ्लोराइड में यहां तक आए थे, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड में एकदम पीछे, आयोडाइड में तो पीछे है ही भाई साहब, सोडियम आयोडाइड में भी चेंज हो गया है। सोडियम आयोडाइड इन सब में पहले है, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयोडाइड भी पीछे चला गया। बस रीजन यही है कि इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर है। रीजन को गोली मारिए, आप ये लर्न कर सकते हैं, फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक ना, आपको मतलब एग्जाम में कभी आता है तो बस मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। ठीक, थर्ड के बाद चलिए फोर्थ पे आते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, फिर स्ट्रॉन्सियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, लास्ट में बेरिलियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड, मतलब ये इससे मैच कर रहा है। ठीक, फोर्थ के बाद फिफ्थ बेरिलियम X2 इससे ज्यादा, MgX2 इससे ज्यादा, CaX2, SrX2, लास्ट में BaX2 where X is क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनके केस में तो एग्जैक्टली रिवर्स ही, मतलब इसमें ये फिफ्थ वाला में तो यार इंक्रीजिंग ही हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। एक और एक्सेप्शन है, सिक्स्थ एक्सेप्शन, MgO, CaO, बेरिलियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड थर्ड नंबर पे आता है, वैसे होना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन आता है ये थर्ड नंबर पे। तो ये 6 एक्सेप्शन है, ठीक ना। मतलब एक चीज ध्यान रखो यार, एक्सेप्शन कब है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक्सेप्शन कब होगा, जब हैलोजन सेम है। जैसे आप देखिए क्लोरीन 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 है, और अगर केटायन चेंज हो रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, केटायन चेंज हो रहा है, यहाँ भी आयोडीन 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 आयोडीन, एनायन सेम है और केटायन चेंज हो रहा है। इस केस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे केटायन सेम है, एनायन चेंज हो रहा है, तब आप लैटिस एनर्जी से प्रॉब्लम करें। मतलब बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता कहाँ पे एक्सेप्शन है, कहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन कब है, कब आपको सोचना है। एनायन सेम, केटायन डिफरेंट, तब आपको एक्सेप्शन इन मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। एक्सेप्शन इन मेल्टिंग पॉइंट, एनायन सेम है, केटायन डिफरेंट है, तब आपको मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन मिलेगा, तब आपको ये लर्न करना है। लेकिन अगर एनायंस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल में एनायन डिफरेंट हो, केटायन सेम है, केटायन सेम हो, एनायन डिफरेंट हो, इस केस में आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर करें। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन इन मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखें, राइट। अब चलिए अपन बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बाद, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे मान लीजिए CH3 डॉट, CF3 डॉट, NO2 डॉट, ClO3 डॉट,
ClO2 डॉट एंड सो ऑन। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मींस एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर CH3 डॉट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। CF3 में कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। NO2 डॉट में N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एक डॉट। ClO3 Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक डॉट। Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक तो लोन पेयर, एक डॉट। आप इनके पास देख रहे हैं जितने भी मैंने एग्जांपल लिए हैं, सब में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है। जैसे लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज साथ में होते हैं, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इन्हें हम बोल रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब यार ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं। इसका हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको ऐसा कोई दे दे एग्जांपल, मान लीजिए कार्बन पे एक बॉन्ड एक लोन पेयर, आप सिग्मा सिग्मा लोन पेयर क्या करते हैं, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 1 है, तो 2 प्लस 1 3 है, मींस इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ऐसे अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए सिग्मा 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 तो कैलकुलेट करना है, 3 सिग्मा है, एक डॉट है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। देखेंगे कैसे। इसका हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा एक डॉट, ये sp3 हो जाएगा। एक सिग्मा है, पाई है, ये सिग्मा है, 2 सिग्मा एक डॉट, ये हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 सिग्मा एक डॉट sp3, यहाँ पे 2 सिग्मा एक लोन पेयर एक डॉट, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। अब आपको समझ में कुछ भी नहीं आया होगा कि मैंने कैसे हाइब्रिडेशन लिख दिया, ठीक ना। अब चलिए मैं समझाने का ट्राई करता हूं। देख की पॉइंट ये है, थोड़ा ध्यान से समझना कि यार ये जो सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये जो डॉट है, डॉट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होते हैं। पहली बात क्या होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल है मतलब स्टेबिलिटी कम है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा। आपको एक समझ में आ गया कि एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल है मतलब इनका एनर्जी ज्यादा होगा। तो होता क्या है, आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो। ये लाइन आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है। अब होता क्या है कि ये जो डॉट है, जिस ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल होता है। तो अगर भाई अनस्टेबल है, इसका मतलब इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। जैसे कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड है, एक ऑर्बिटल में डॉट है, तो जिस ऑर्बिटल में डॉट रहेगा ये ऑर्बिटल अनस्टेबल है मतलब इसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो यार ये हाई एनर्जी पे प्रेजेंट रहेगा। पॉइंट समझ में आया? मतलब अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल है उनका एनर्जी कम रहेगा, जिस ऑर्बिटल में डॉट है इसका एनर्जी ज्यादा होगा। एक लाइन मैंने बताया। दूसरी लाइन ये है कि यार अगर इसका एनर्जी ज्यादा है तो फिर इनके साथ जो ऑर्बिटल हाई बॉन्ड बनाए हैं इनका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये ऑर्बिटल इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएगा। पॉइंट समझ में? तो यूजुअली जिस ऑर्बिटल में डॉट होता है इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए डॉट वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है यूजुअली वो। क्लियर है? तो यार यूजुअली ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उनको काउंट करिए और आंसर दीजिए। क्लियर है? लेकिन एक केस में ये जो डॉट वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कब करेगा? मान लीजिए कि अगर सराउंडिंग एटम SA, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिल जाए,
तो यार अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए कोई एटम है ए और सराउंडिंग एटम इधर 2, ये अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास आ गया तो सेंट्रल एटम के पास डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। ये पॉइंट चमका। अब अगर मान लो यहाँ पे ऑर्बिटल है, डेल्टा प्लस चार्ज सेंट्रल एटम के पास आ रहा है, तो इस प्लस में और ये जो डॉट है इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस चार्ज और डॉट मींस इलेक्ट्रॉन, इसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा मतलब इसका एनर्जी डिक्रीज होगा। समझ में आया? तो अब इसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अगर एनर्जी डिक्रीज हो गया तो अब इनका एनर्जी कंपेरेबल हो गया, अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। चमका क्या? कुछ नहीं चमका, एक बार लाइन फाइनल बोल रहा हूं। यूजुअली फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज इसका एनर्जी ज्यादा होता है। समझ में आया? लेकिन अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो इससे क्या होगा, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने से इस फ्री रेडिकल वाले ऑर्बिटल का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज होगा ड्यू टू अट्रैक्शन। एनर्जी डिक्रीज हो गया, अब इसका एनर्जी रिमेनिंग ऑर्बिटल के कंपेरेबल हो गया। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक ही टाइम पे पार्टिसिपेट करेगा जब सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन सेंट्रल एटम। क्लियर है? अब चलिए सारे प्रॉब्लम करते हैं, ध्यान से सुनो। सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा एक डॉट है। आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 2 3 सिग्मा, इसीलिए हाइब्रिडेशन sp2। यहां पे देखिए कार्बन है, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है। आपको पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, राइट? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सराउंडिंग एटम आ गया, इट मींस अब ये पार्टिसिपेट करेगा। सिग्मा 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 इसको भी काउंट करना है तो 1 2 3 4 sp3। समझ में आया? आगे की स्टोरी सिग्मा पाई सिग्मा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इधर डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। क्लियर है? 2 सिग्मा और एक डॉट, सिंस ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो डॉट पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 2 इसको भी काउंट करेंगे 3, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर? यहां पे देखते हैं Cl एंड O, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये सिग्मा 1 पाई सिग्मा 1 पाई सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा इसको भी काउंट करना है, 3 + 1 4, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है? यहां पे क्लोरीन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सिग्मा पाई 2 सिग्मा, एक लोड पेयर को तो काउंट करते ही करते हैं। अब यहाँ पे डॉट को काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे सुनिए क्यों नहीं करना है। रीजन इज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सराउंडिंग एटम है, फिर भी इस डॉट को काउंट नहीं किया है मैंने। यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन sp2 लिखा है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, देखो सेंट्रल एटम पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, डॉट का एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास ऑलरेडी लोन पेयर है। तो क्या होगा, अगर इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर मींस इलेक्ट्रॉन और इस डॉट में रिपल्शन होगा। नहीं समझा? क्लोरीन पे डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा प्लस के कारण इस डॉट के बीच में अट्रैक्शन होगा, एनर्जी कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आ जाएगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है। लोन पेयर है मींस इस लोन पेयर एंड डॉट में रिपल्शन भी होगा, तो इस डॉट का एनर्जी बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, मींस ये डॉट ऊपर ही रहेगा, इसीलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। क्लियर है क्या? चलिए ये लिख लीजिए पूरा और लॉजिक लिखिए, सारे एग्जांपल लिखिए। सारे एग्जांपल जल्दी से नोट कीजिए और लिखिए पॉइंट। देखिए कि जनरली orbital containing odd electron, generally orbital containing odd electron
are present at high energy level. Generally, orbital containing odd electron are present at high energy level. Are present at high energy level. So they do not participate in hybridization. So they do not participate. So they do not participate in hybridization. But if surrounding atom is more electron negative than central atom, but if surrounding atom is more electron negative than, but if surrounding atom is more electron negative than central atom, then partial positive charge is developed on central atom. Then partial positive charge, partial positive charge is developed on central atom. So energy of orbital containing odd electron decreases. So energy of orbital containing odd electron decreases, and it participates in hybridization. हो गया? तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. कंपेयर बॉन्ड एंगल. एक है NO2 माइनस, एक है NO2 डॉट, एक है NO2 प्लस. ठीक, से आपको कंपेयर करना है. मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ. N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो. आपको ये एंगल कंपेयर करना है. N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एक डॉट, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्लस. सोचिए क्या होगा. शायद आपको समझ में आता होगा. इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2, ये भी n डॉट पार्टिसिपेट करेगा. हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 ही होगा. इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाता है. NO2 प्लस का तो सबसे ज्यादा होगा. इसका वैसे बॉन्ड एंगल तो यार 180 डिग्री होगा. ठीक, इन दोनों में अब देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन सेम है. अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और यहाँ पे जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, राइट. तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा क्या? दो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा रिपेल करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा. सबसे ज्यादा NO2 प्लस, फिर NO2 डॉट, फिर NO2 माइनस. वैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यू दूं तो इसका 115 डिग्री होता है, इसका 144 डिग्री होता है, वो 180 डिग्री होता है. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हेडिंग दीजिए सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन. हेडिंग दी सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन. इसमें आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले लिख लीजिए PCl5, PBr5, PI5, N2O4, N2O5, (2O6) and
चलिए पहले यहाँ पे देखिए कुछ मॉलिक्यूल है, आपको इतने ही मॉलिक्यूल पढ़ने हैं, ठीक है। पहले आप समझिए, अगर आपको प्रॉब्लम दे दे कि जो PCl5 है, ध्यान से सुनना ये बात, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो PCl5 है गैस फेज में, गैसियस फेज में ये गैस रहेगा तो यार PCl5 गैस मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, राइट। इसका स्ट्रक्चर PCl Cl 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 Cl, आपको पता है ये ऐसा होता है। अब इसमें भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, PCl5 ये गैस फेज में sp3 होता है, राइट। लेकिन अगर PCl5 को आप सॉलिड में ले जाओगे, सॉलिड स्टेट में कैसे ले जाएंगे, टेम्परेचर कम कर दीजिए, पहले तो लिक्विड में फिर गैस में, सॉरी गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में बन जाएगा। तो अगर PCl5 सॉलिड में बन गया, राइट, सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है कि क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल मींस ये केटायन और एनायन के फॉर्म में रहेगा, ठीक। तो सॉलिड स्टेट में अगर PCl5 है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से केटायन और कौन से एनायन में ब्रेक होता है, क्लियर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से केटायन और कौन से एनायन में ब्रेक होता है, आपको लर्न करना है, फिर आप इजीली आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले बात, PCl5 केटायन और एनायन में ब्रेक होता है PCl4+ एंड PCl6- ऐसे ब्रेक होता है। टू मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 ब्रेक होते हैं, PCl4+ एंड PCl6-। तो PCl4+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 - 1 10, 10/2 sp3, और ये हो जाएगा sp3d2। PBr5 ब्रेक होता है PBr4+ एंड Br-। PI5 ब्रेक होता है PI4+ एंड I-। N2O4 ब्रेक होता है NO+ एंड NO3-। ये ब्रेक होता है NO2+ एंड NO3-। Cl2O6 ब्रेक होता है ClO2+ एंड ClO4-। ये ICl2+ एंड ICl4-। ये XeF5+ एंड F-। तो सबसे पहली बात आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से केटायन और एनायन में ब्रेक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि N2O5 ब्रेक होता है NO2+ और NO3- में, तो आपसे पूछेगा कि फाइंड सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N2O5। केटायन का हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं 5 - 1 4/2 sp है ये, और ये बेसिकली sp3 है, तो आप सॉरी sp2 है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा sp एंड sp2। अगर आपसे पूछे कि फाइंड सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन ऑफ केटायनिक पार्ट ऑफ N2O5, तो केटायनिक पार्ट NO2+ है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। एनायनिक पार्ट का पूछे तो ये sp2 हो जाएगा, क्लियर है। बस आपको अगर आयंस में ब्रेक करने आता है सॉलिड स्टेट में, तो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर आपका डाउट आएगा कि सर अपन आयन से ब्रेक कैसे किए, अपने को इनके अलावा कोई और मॉलिक्यूल दे दे, फिर हम ब्रेक कैसे करेंगे। तो मेरा आंसर ये है कि आपको इनके अलावा कोई और मॉलिक्यूल दे ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है, सिर्फ इतने ही सिलेबस में है। ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट करके PCl5 का PCl4+ और PCl6- में ब्रेक हो रहा है, पहले देखते हैं, फिर आपको आंसर देना है। तो वैसे आपको हर मॉलिक्यूल के लिए आप एक्सपेरिमेंट करिए और उनको केटायन और एनायन फाइंड करिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही है कि हम सारे मॉलिक्यूल का लर्न करें। तो जो भी हमारे सिलेबस में है ये आप लर्न कर लीजिए, बस इतना मॉलिक्यूल आप लर्न कर लीजिए कि केटायन और एनायन में ऐसे ब्रेक होता है। सॉलिड स्टेट में पूछे, ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट में पूछे तभी ब्रेक करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ पूछे फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, तो आप इसको केटायन और एनायन में ब्रेक नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल आंसर ऐसे देना है। लेकिन अगर ये वर्ड रहे फाइंड सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, ये वर्ड रहे, तो आपको ऐसे केटायन और एनायन में ब्रेक करना है। लर्न कर लीजिए, 2-4 बार लिखिए, याद हो जाएगा, फिर आप इजीली आंसर दे सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बेसिकली आपने अगर बुक सॉल्व किया था
तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन इनहरेंट पेयर इफेक्ट से थे। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी कंपेयर करना था, मैंने बताया था कि मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, चलिए वही टॉपिक है। चलिए मैं 13th ग्रुप ले लूं और यहाँ पे चलिए मैं 14th ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पे 15th ग्रुप ले लेता हूँ। 13th ग्रुप में कौन कौन से हैं? तो बोरॉन है, नीचे इसकी एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, इंडियम है और नीचे थैलियम है, राइट। 14th ग्रुप में सबसे ऊपर कार्बन है, फिर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एसएन है और फिर लास्ट में पीबी है। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर है? 13th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर वैलेंस शेल का लिखूं तो NH2 NP1 होता है। 14th ग्रुप का NH2 NP2 होता है और ये 15th ग्रुप का NH2 NP3 होता है। इतना तक तो क्लियर है, राइट। जैसे मैं बोरॉन का आपको बताऊं, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जब ये बोरॉन बॉन्ड बनाएगा, ध्यान से सुनना, बोरॉन अगर बॉन्ड बनाएगा तो आइदर ये चाहे तो सिर्फ Np से बॉन्ड बना ले। Np में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मान लो अगर बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। या फिर 1 इलेक्ट्रॉन C का और 2 इलेक्ट्रॉन S का भी ये डोनेट करके तीनों से ही एक बॉन्ड बना लेगा। पहले तीनों से बॉन्ड बनाएगा तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंस इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा +3। चलिए मैं +1 और +3। क्लियर है? सेम चीज एल्यूमिनियम में होगा, ये भी चाहे अगर सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन यूज करे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो +1, तीनों इलेक्ट्रॉन जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है सबको यूज करेगा तो ये भी +1 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है। ये भी +1 भी शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकते हैं। इंडियम भी +1 एंड +3, थैलियम भी +1 एंड +3। क्लियर? सिमिलरली अगर आप 14th ग्रुप में सोचेंगे, अगर ये p के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करें तो +2 बनेगा, लेकिन s के भी और p के दोनों के यूज कर ले +4 बनेगा। मींस कार्बन की दो पॉसिबिलिटी +2 +4, यहाँ भी +2 +4, जर्मेनियम में भी +2 +4, Sn में भी +2 +4, Pb में भी +2 एंड +4। क्लियर है? अगर नाइट्रोजन में देखा जाए, P में बेसिकली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर P के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए तो +3, राइट, और टोटल sp यूज कर ले तो 3p का और 2s का, मींस टोटल यहाँ पे 5 बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस भी +3 +5, ये भी +3 +5, ये भी +3 +5, ये भी +3 +5। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो यार, आपको एक चीज पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पता है आपको भी, जितने बॉन्ड बनाएंगे उतना एनर्जी रिलीज होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। तो अगर कोई एलिमेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, मींस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, तो ये जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो इस एक का, मान लो कोई एलिमेंट है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है तो इस एलिमेंट का एनर्जी कम हो जाएगा। तो अगर इस एलिमेंट का एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी, बोलो बोलो क्या होगा? एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एक लाइन में बोल रहा हूं, कोई भी एलिमेंट है जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? केमिकल बॉन्डिंग इसलिए पढ़ रहे हैं यार, कोई एलिमेंट है अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बोरॉन +1 मींस 1 बॉन्ड बनाया है, बोरॉन +3 मींस 3 बॉन्ड बनाया है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बोरॉन +1 या +3? एक बॉन्ड बनाया तब स्टेबल या 3 बॉन्ड बनाया तब स्टेबल? 3 बॉन्ड। तो बेसिक रूल ये है
कि लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। ये पॉइंट चलता मींस बोरॉन का +1 एंड +3 में +3, एल्यूमिनियम के +1 +3 में +3, गैलियम के +1 +3 में +3 मोर स्टेबल है, इंडियम के +1 एंड +3 में +3 मोर स्टेबल है। लेकिन 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 हेलियम के +1 एंड +3 में +3 स्टेबल नहीं होता है, +1 स्टेबल होता है। देखेंगे ऐसा क्यों। कार्बन में भी लोअर हायर में हायर मोर स्टेबल, ये भी हायर मोर स्टेबल, हायर मोर स्टेबल, हायर मोर स्टेबल। लास्ट वाला लेड में +2 +4 में यहाँ भी अफसोस लेड का +2 मोर स्टेबल हो जाता है। नाइट्रोजन में भी यहाँ देखा जाए +3 +5 में +5 +5 +5 +5, राइट। और यहाँ पे बिस्मथ में फिर से अफसोस +3 मोर स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? तो इनमें मैंने लिखा है कि मोर स्टेबल कौन से हैं। क्लियर है? तो आपको डाउट आएगा कि यहाँ पे थैलियम में हायर की जगह पे लोअर क्यों हो गया, लेड में हायर की जगह पे लोअर, बिस्मथ में हायर की जगह पे लोअर, मोर स्टेबल क्यों हो रहा है, ये अब हमें समझना है। चलिए समझने का ट्राई करते हैं। होता क्या है, तेरा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 ये है। आप अगर देखना इंडियम थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 होता है, तो जब थैलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4f में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4f 40, लास्ट में 2 3 4 5 6 6s2 6p1 रहेगा। मींस कि 4f में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसमें 4f में भी अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और आपको पता है कि 4f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है, कम होता है। ये पता है ना आपको, f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर कम होता है। तो अगर f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर कम है तो z इफेक्टिव इक्वल्स टू z माइनस सिग्मा। सिग्मा कम है तो z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में? मींस जो थैलियम है, थैलियम का z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। तो थैलियम क्या करेगा, जो बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनको बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा, जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज्यादा फील होगा। तो ये थैलियम क्या करेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा। समझ में आया? लेकिन मैं आपको बता दूं कि S एंड P में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे ज्यादा लगता है? आंसर दीजिए। S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे ज्यादा लगता है? S ऑर्बिटल पे, पता है ना? तो S ऑर्बिटल पे क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील होगा, P पे रिलेटिवली कम होगा, राइट। तो ये नीचे थैलियम में क्या होगा कि जो s ऑर्बिटल है इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। अब बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, p पे अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, तो p वाला बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन सिंस s वाले पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये बाहर जा ही नहीं सकता है। जब बाहर नहीं जाएगा, ये जो 6s में जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे विल बी इनर्ट टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन। मींस ये जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इनर्ट हो जाएंगे। इनर्ट मींस पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इन पे थैलियम का या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं जाने देगा। तो यानी जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट हो जाते हैं इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्टनेस ऑफ 6s2 इलेक्ट्रॉन या ns इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। p का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1। क्लियर है?
इसीलिए नीचे +1 मोर स्टेबल रहेगा। यहाँ भी सिर्फ p वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे +3 मोर स्टेबल होगा। पॉइंट समझ में आया? इसलिए हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम आओगे, ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 में +2 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, हायर का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, बिकॉज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल नीचे है, तो टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। आई होप मैंने कंप्लीट स्टोरी बता दी। चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक, इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए वाला, राइट? इस वाले लिखिए कि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than lower oxidation state. Generally higher oxidation state is more stable than lower oxidation state, but in p block element from 13th to 15th group, but in p block element from 13th to 15th group, from 13th to 15th group on moving down, from 13th to 15th group on moving down, lower oxidation state, lower oxidation state becomes more stable than higher oxidation state. मैंने क्या बोला कि but in p block element from 13th to 15th group on moving down, lower oxidation state becomes more stable than higher oxidation state. Lower oxidation state becomes more stable than higher oxidation state due to poor shielding effect of foreign orbital. Due to poor shielding effect of foreign orbital. हो गया। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन लिखिए कि नेक्स्ट पॉइंट लिखिए the inertness of NH2 electrons, towards bond formation the inertness of NH2 electrons towards bond formation is called inert pair effect. आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, कंपेयर स्टेबिलिटी सबको इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए बोरॉन +1 +3 में जनरली लोअर एंड हायर में हायर मोर स्टेबल होता है,
लोअर एंड हायर में हायर, लेकिन बस नीचे वाले लोअर स्टेबल होता है। याद रखो पहले +1 +3 +3 +1 Sn+2 +4 +4 लेड +2 +4 लेड नीचे वाला है +2 मोर स्टेबल। अब बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, तो हायर का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। क्लियर? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, राइट? तो फिर से अभी आज के बाद से आपको लेक्चर अभी नहीं मिलेगा 4-5 डेज, दिवाली है तो सबसे पहली बात हैप्पी दिवाली, ठीक? ऐश करिए और क्या करना है आपको, कुछ भी अगर आपका बैकलॉग है तो 4-5 डेज में आपको अगर ब्रेक मिल रहा है यूज करिए बहुत अच्छे से, कुछ भी बैकलॉग है कंप्लीट करिए, ठीक ना? होमवर्क तो चलो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, गैसेस स्टेट का बुकलेट कंप्लीट करना, बुकलेट पूरा दिवाली के बाद आके हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑलराइट? तो पढ़ाई करना है डेली, ठीक ना? ऐसे नहीं कि ऐश नहीं करना है, राइट? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।